Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में खुशामदीद। दोस्तों, आज के मौजू में हम देखेंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके सोर्सेस क्या है और यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है और फिर यहाँ पर कौन से इदारे हैं जो कि सुप्रीम बॉडी की हैसियत रखते हैं और फिर यूके कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस का क्या रोल है, ये सब हम आज के मौजू में जानेंगे। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं। हम आगाज़ में देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, जब आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं या फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वो आपको एक रिटन फॉर्म में मिलता है, जबकि इसके बरक्स यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसे जमहूरियत की मां कहा जाता है, वहां हमें एज इट कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता और यहां पर यह कहा जाता है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाई इज इट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट इज नॉट पास्ड बाय पार्लियामेंट, दैट्स व्हाई दिस इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जबकि इसके बरक्स जब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जहन में सवाल आता है, तो फिर ये क्या है? मतलब जब डेफिनेटली अगर कोई किताब है हमारे पास तो वो रिटन फॉर्म में है या फिर अनरिटन फॉर्म में, उसे हम किताब तो नहीं कह सकते। लिहाजा ये अनरिटन फॉर्म में इट मींस कि ये कुछ रवायात का मजमुआ है, कन्वेंशंस का मजमुआ है, ट्रीटीज का मजमुआ है, चार्टर्स, एक्ट्स और मुख्तलिफ लॉज, जुडिशल डिसीजंस, इन सब का मजमुआ है। दैट्स वाई ये कहीं एक किसी बुक में महफूज नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसीलिए ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और अनकोडिफाइड या नॉट कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। मेन अगर आप पाकिस्तान में अगर आर्टिकल आप देख रहे हैं, आपने अगर प्रेसिडेंट्स की पावर्स देखनी है तो डेफिनेटली आपको 58(2)B में उसकी पावर्स मिल जाएंगी, या आपने यूके की जो है सेनेट उसके बारे में जानना है तो वहां आपको एक मखसूस आर्टिकल में, सेकंड आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेसिडेंट्स की पावर है। लेकिन इसके बरक्स आपको यूके में अगर कोई चीज जाननी है तो कोई आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा, कोई कोडिफाइड आपको कोई दस्तावेजात नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए ये अनकोडिफाइड है। बाद में अगर इसकी हम नेचर देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी ग्रोथ का हामिल है, यानी इर्तिका पजीर है। 1215 से इस कॉन्स्टिट्यूशन का इर्तिका होना शुरू हुआ और आज तक जारी है और ये हनूज इसने आने वाले जमानों में भी इसमें जो है डेवलपमेंट होती रहनी है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑर्गेनिक नेचर, यानी कि ये वक्त के साथ फलता फूलता रहता है, इसमें बढ़ोतरी आती रहती है। ये ऐसा नहीं है कि एक पार्लियामेंट ने पास किया है तो अब अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो वो थ्रू अमेंडमेंट होगी, ऐसा नहीं है। जो भी पार्लियामेंट कोई लॉ पास कर रही है तो वो इसका हिस्सा बन रहा है। तो क्या है? ऑर्गेनिक नेचर का मालिक है ये। और फिर हम देखते हैं कि ये सोर्सेस ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या हैं। दोस्तों, असल में जब भी हम यूके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो अजीब सा मतलब हम लोग ना जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो ये असल में आप ये कह लें कि ये कुछ जो हिस्टोरिकली कुछ इसके लैंडमार्क्स हैं, हिस्टोरिकली कुछ चार्टर्स हैं, कन्वेंशंस हैं जिनसे मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कुछ मजमुआ बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स नॉर्मली खुद को कंजर्वेटिव कहलाना पसंद करते हैं, यानी कि रवायात पसंद हैं। तो वो वजह यही है कि जो पीछे इनकी जो रवायात हैं, पीछे जो भी काम हो चुके हैं, ये उनके साथ अपने आप को अलाइन रखते हैं, उनके साथ अपने आप को अटैच रखते हैं। इसलिए अगर यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हम देखें तो सबसे
अहम सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले किंग जॉन के दौर में जो मैग्ना कार्टा, जिसे द ग्रेट चार्टर भी कहा जाता है, 1215 में पास हुआ, ये सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क है। कहा जाता है कि यहां से यूके कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज होता है। फिर उसके बाद पिटिशन राइट्स, ये 1628 में पास हुआ किंग चार्ल्स के दौर में। और फिर उसके बाद है बिल ऑफ राइट्स 1689 में, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद जो है बिल ऑफ राइट्स पास हुआ, जिसमें बादशाह की पावर्स को कम कर दिया गया और अवाम की पावर को बढ़ा दिया गया। तो ये बिल ऑफ राइट्स है। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स है, स्कॉटलैंड के साथ जो है सेटलमेंट हुई 1701 में। फिर मुख्तलिफ इस तरह के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं। जब कोई पूछता है कि वेयर इज यूके कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी कैन शो देम दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स एंड दीज आर यूके कॉन्स्टिट्यूशन, दीज एक्ट्स, दीज चार्टर्स, दीज कन्वेंशंस आर यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कुछ दिखाने के लिए है तो ये चीजें हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो है इसका जो है स्टैट्यूट्स ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट ये क्या है? जो कि लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट से जो लॉज पास हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है यूके कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मुख्तलिफ लॉज, बहुत सारे लॉज पास हुए हैं। चंद एक हम देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस, जो कि 1671 में पास हुआ, हैबियस कॉर्पस एक्ट, जिसमें आप रियासत के किसी भी शहरी को हब्से बेजा में नहीं रख सकते, यानी विदाउट वारंट आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये सबसे अहम है कि ये सबसे फंडामेंटल राइट है कि आपको कोई भी इदारा आपके खिलाफ ना हो, कोई भी इदारा जो है आपको हब्से बेजा में ना रखे। तो ये हैबियस कॉर्पस एक्ट ये कहता है। फिर जुडिकेटर एक्ट 1873 में पास हुआ। ह्यूमन राइट एक्ट्स 1898 में पास हुआ, जिसमें जो है बुनियादी ह्यूमन राइट्स, शहरियों के जो है हकूक उनको तस्लीम किया गया। पार्लियामेंट एक्ट है, हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट है। तो ये मुख्तलिफ तरह के स्टैट्यूट्स हैं जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं और ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखते हैं यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें पावर डेवोल्यूशन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हुआ है। मतलब आप देखें ना कि मैग्ना कार्टा से पहले किंग वॉज ऑल इन ऑल, ऑल्दो आफ्टर दैट किंग वॉज ऑल इन ऑल, लेकिन उसकी ग्रेजुअली पावर उसकी कम होती गई। मैग्ना कार्टा के जरिए उसने टैक्स का इख्तियार जो है वो बैरन्स को दे दिया, एक काउंसिल ऑफ बैरन्स बनी, उनकी मर्जी के बगैर, उनसे कंसल्टेशन के बगैर किंग अवाम पर टैक्स नहीं लगा सकता था। इसी तरह 1265 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली दफा बनी, तो अब वहां पर भी पावर सेग्रीगेशन हो गई, पावर डिवीजन हो गई। इसी तरह ग्रेजुअली पावर डिवाइड होती रही, हत्ता के 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो पार्लियामेंट के पास पावर चली गई। उस वक्त जो पार्लियामेंट है आज का वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसमें एरिस्टोक्रेट्स बैठते हैं, तो उनके पास पावर चली गई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हाउस ऑफ कॉमन बना और आहिस्ता आहिस्ता हाउस ऑफ कॉमन के पास पावर चलती गई। और हत्ता के 1911 का पार्लियामेंट एक्ट और 1949 का पार्लियामेंट एक्ट, इसमें तकरीबन तमाम पावर्स जो हैं वो पार्लियामेंट यानी हाउस ऑफ कॉमन के पास आ गई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है पावर ट्रांसफर होती रही है। और इस पावर ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक बहुत बड़ा रोल है वो जुडिशियल डिसीजंस का है। जुडिशियल डिसीजंस ने बहुत अहम रोल अदा किया। मतलब उसमें हम देख सकते हैं एक जो जुडिशियल डिसीजन एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है, वो केस है अटॉर्नी जनरल वर्सेस कैसर्स। ये 1860 में ये जुडिशियल डिसीजन आया था और इसके मुताबिक किंग की पावर्स तकरीबन सारी की सारी उससे ले ली गई थी। किंग्स पावर्स वर डिक्रीज इन दैट केस।
और उसमें बकायदा जो है पिटिशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में पास हुआ था, उसका हवाला देकर किंग से उसकी पावर्स जो हैं वो ले ली गई और ये जो पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दी गई। तो ये है। फिर हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ में कॉमन लॉ, वो लॉ बहुत अहमियत का हामिल है। तो जिसे हम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं, तो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वो भी अगरचे पार्लियामेंट का ही पास शुदा लॉ है, लेकिन उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाता है। आमतौर पर जिधर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर ऐसे लॉ को सब ऑर्डिनेट लॉ कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यूके में ये चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये कॉमन लॉ इज़ अ बिग सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद है फिफ्थ में हम देखें ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट्स, कानूनदान हैं, उनकी ओपिनियन वो भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम सोर्स है। डाइसी है, ऑस्टन है, जैसे डाइसी एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का नज़रिया पेश किया। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट ये बहुत अहमियत की हामिल है। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड में एक है हाउस लॉर्ड ऑफ अपील, जिसे यूके का जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सबसे बड़ा कोर्ट। तो वहाँ पे जो भी जजेस बैठते हैं, जितने भी कानूनदान बैठते हैं, उनकी कानूनी राय वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में अहम किरदार अदा करती है। 6 पे हम देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो ये भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम सोर्स है। याद रखें कि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर के पास सारी पावर्स हैं। सेंटर पावर डिवाइड नहीं करता बल्कि डेलीगेट करता है। स्कॉटलैंड, आयरलैंड के पास जो जो पावर्स हैं वो डेलीगेटेड पावर है। इसका मतलब है कि जब चाहे यूके पार्लियामेंट उन पावर्स को वापस ले सकती है। तो ये डेलीगेटेड पावर के ज़रिए जो जो फंक्शंस स्कॉटलैंड और आयरलैंड सर अंजाम देती है या दूसरी रियासतें सर अंजाम देती हैं, तो ये भी एक सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। फिर उसके बाद देखें 7th पे कन्वेंशंस का जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ सोर्स बहुत अहम किरदार है। यानी कि कन्वेंशंस जितने भी क्योंकि यूके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि शुरू से सर अंजाम दी जा रही हैं, अगरचे वो अनरिटन है लेकिन उससे अंजाम देना ज़रूरी समझा जाता है। जैसे किंग हैव ऑल पावर्स, अगरचे उसके पास तमाम पावर है लेकिन रियलिटी में उसके पास कोई पावर नहीं है। क्राउन इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज, जबकि हकीकत में पार्लियामेंट है सोर्स ऑफ लॉ। इसी तरह अगर हम देखें पीएम हमेशा जो है हाउस ऑफ कॉमन से होता, ये रिटन कहीं नहीं है लेकिन ये यूके की कन्वेंशन है। फिर पार्लियामेंट का इजलास साल में एक दफ़ा बुलाना ज़रूरी है, ये भी कहीं रिटन मौजूद नहीं है बल्कि ये यूके की कन्वेंशन है। इसी तरह जो किंग कैन नेवर डाई, ये भी एक कन्वेंशन है। तो ये कन्वेंशंस आर द पार्ट ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए हम ये दो चीज़ें हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है, हम लोग अगर सिंपली तारीफ करें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच सुप्रीम बट फ्यू पावर्स by the constitution are given to the central government to rule over the whole country, and general but many powers by the constitution are given to the federating units to rule over the parts of country। यानी कि क्या है कि मरकज के पास सुप्रीम नेचर की लेकिन कम पावर्स हैं जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। इसके बरक्स सूबों के पास मखसूस जगह के लिए, मखसूस टेरिटरी के लिए, मखसूस स्टेट के लिए उसके पास पावर्स हैं
लेकिन ज़्यादा पावर है और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसे मिली हुई हैं। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर का फार्मूला है और ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बरक्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मरकज के पास तमाम तरह के इख्तियारात होते हैं। वी कैन डिफाइन इट एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच हैज सुप्रीम पावर। तो ये जो है ये सिंपली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। तो ये हम कह सकते हैं कि यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगरचे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सूबों को पावर दी जाती है, मतलब बाय कॉन्स्टिट्यूशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वापस नहीं ले सकते, उसे 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी। इसके बरक्स यूके में जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उनको जो पावर दी जाती है वो डेलीगेटेड पावर है, यानी कि वो पावर कभी भी वापस ली जा सकती है। पार्लियामेंट जब चाहे अपनी ये पावर्स वापस ले सकता है। इसी तरह देखें यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सिंपली इसमें अगर हम देखें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। इसके बरक्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, मतलब वो दोनों पावर्स उसके पास होती हैं। इसके बरक्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है उसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो असल में इख्तियारात का हामिल होता है, जबकि प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन वो सेरेमोनियल होता है। ऑल्दो कि वो हेड ऑफ स्टेट होता है लेकिन उसके पास पावर बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं। तो ये यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ प्रेसिडेंट की बजाय क्राउन है जो कि हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो सारा निज़ाम जो है वो रन कर रहा होता है। तो यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, अब हम देखें कि यूके पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ यूके पार्लियामेंट। तो यूके पार्लियामेंट की यूके की पार्लियामेंट जो है 3 जो है ट्राइकैमरल लेजिस्लेचर की हामिल है, यानी कि यहाँ पर 3 पिलर्स मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 जो हाउस ऑफ कॉमन, नंबर 2 हाउस ऑफ लॉर्ड एंड नंबर 3 क्राउन। यानी कि अगर हम स्टार्ट करें क्राउन पहले नंबर पर, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन है। तो क्राउन क्या है, असल में ये किंग है, मोनार्कियल सिस्टम जिसमें बादशाह जो है एक ही ख़ानदान से है। एक बादशाह के मरने के बाद उसकी औलाद में जो सबसे बड़ा बेटा है वो बादशाह बन जाएगा। अगर बेटे नहीं है तो जो बेटी है वो बादशाह बन जाएगी। अगर एक बादशाह की कोई औलाद नहीं तो उसके भाइयों में से कोई बादशाह बन जाएगा। तो ये इस तरह का है, ये फैमिली रूल है। और बरतानिया में ग्रेजुअली क्या हुआ है कि आफ्टर दी मैग्ना कार्टा 1215 तो उसके बाद ग्रेजुअली किंग की पावर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुई है। लेकिन अगरचे क्राउन अभी तक मौजूद है, इसका इंस्टीट्यूशन मौजूद है, लेकिन क्राउन के पास पावर्स मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है पावर आहिस्ता आहिस्ता क्राउन से पावर जो है शिफ्ट होती गई हैं। तो लिहाजा क्राउन आप ये कह लें कि ये एक 3rd पिलर है, लेकिन इसके पास वो पावर, वो इख्तियारात मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हाउस है। इब्तिदा पे जब भी हम पार्लियामेंट की जो 17वीं 18वीं और 19वीं सदी में जो बात करते थे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की यूके में, तो इसका मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड था। ये अरिस्टोक्रेट्स यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर बड़े बड़े जागीरदार बैठते थे, बड़े लोग बैठते थे जिनको बादशाह मुंतखब करता था। तो आज हाउस ऑफ लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ है 775 है, यह तकरीबन 1100, 1150, 1200 तक का ना जो है इनकी तादाद जाती है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। लेकिन असल में आहिस्ता आहिस्ता ना जो है इसके पार्लियामेंट के मेंबर्स, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। और इसमें एक बड़ी वजह 1999 में
द हाउस ऑफ लॉर्ड एक्ट पेश किया गया, जिसमें काफ़ी मेंबर्स की तादाद कम कर दी गई, एक लिमिटेड मेंबर्स की तादाद कर दी गई। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर्स हैं दे आर कॉल्ड पीयर्स। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पीयर्स। नंबर 1 जो है इसमें प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड। रॉयल ब्लड जो शाही ख़ानदान के जो प्रिंसेस हैं, जो भी उनके घराने के जो लोग हैं, वो ऑनरेरी मेंबर होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के। और फिर दूसरे नंबर पर हेरिडेटरी पीयर्स। हेरिडेटरी पीयर्स कौन से हैं? वो लोग जिन्होंने बरतानवी तारीख़ में बरतानिया के लिए बड़ी बड़ी सर्विसेज सर अंजाम दी, तो बरतानिया ने खुश होकर उनको पीयरशिप से नवाजा, उनकी नस्लों को पीयरशिप से नवाजा। तो ये हेरिडेटरी पीयर्स है कि जो भी नस्लें जिनके आबाओ अजदाद ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो उनको ये पीयरशिप मिलती है। लेकिन 1999 का जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट, उसमें इसकी तादाद बहुत हद तक कम कर दी गई है, काफ़ी हद तक इसे रिड्यूस कर दिया है। फिर उसके बाद थर्ड जो पीयरशिप है ये है लाइफ पीयर्स। लाइफ पीयर्स कौन से हैं? ऐसे लोग, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे मिलिट्री पर्सनल्स, ऐसे लोग जिन्होंने बरतानिया के लिए बड़ी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो उन्हें ऑनरेरी तौर पर लाइफ पीयर्स मेंबरशिप मिल जाती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वो मेंबर बन जाते हैं, तो वो ऐसे पीयर्स जो हैं लाइफ पीयर्स कहलाते हैं। फिर लॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल्स है, मजहबी एलीट जो है उनको यहाँ पर जो है मेंबरशिप मिलती है। बिशप्स हो गए, इनके मुख्तलिफ रिलीजियस एलीट्स जो है उनको ये इख्तियारात मिलते हैं, तो वो लॉर्ड्स स्पिरिचुअल कहलाते हैं। फिर फिफ्थ में है लॉर्ड्स ऑफ अपील। लॉर्ड्स ऑफ अपील ये बरतानिया का आप कह लेंगे ये सुप्रीम कोर्ट है, इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, अगरचे ये हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन जो हतमी अपील जो है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट हतमी अपील सुनता है, इसी तरह यहाँ पर हाउस ऑफ अपील या लॉर्ड ऑफ अपील ये काम करता है। तो ये आप कह लें कि ये जुडिशल एक्सपर्ट और जजेस यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ रियासत के बड़े बड़े डिसीशंस जो हैं यहाँ पर दिए जाते हैं। ये आप कह लें कि हाउस ऑफ लॉर्ड में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई बॉडी है तो वो ये लॉर्ड ऑफ अपील है। फिर उसके बाद यहाँ पर छठे नंबर पर पीयर्स ऑफ स्कॉटलैंड बैठते हैं, पीयर्स ऑफ 7th नंबर पे आयरलैंड के पीयर्स बैठते हैं, तो ये भी एक मखसूस तादाद है जो कि यहाँ पर बैठती है। तो ये आप कह लें कि ये है मुकम्मल कंपोजिशन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। अब हम देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन जो मौजूदा दौर में बरतानिया में जो हाउस ऑफ कॉमन है ये सॉवरेनिटी का हामिल है। असल तो कहा जाता है कि पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, ये असल चीज़ है, लेकिन जब हम कह रहे होते हैं कि पार्लियामेंट इज़ सॉवरन, इट मीन्स हाउस ऑफ कॉमन इज़ सॉवरन। तो ये आप कह लें कि इस हद तक ताकतवर ये इंस्टीट्यूशन है, इट कैन पास एनी लॉ। आप अगर देखें कि ये पार्लियामेंट को जो आहिस्ता आहिस्ता जो ताकत मिली है, जो हाउस ऑफ कॉमन को ताकत मिली है, ये तकरीबन 20वीं सदी के आगाज़ में से मिलना शुरू हुई है। इससे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ताकत का हामिल था, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता ताकत मिली। 1911 में पार्लियामेंट एक्ट, उसके तहत इसके पास पावर्स आई, और फिर 1949 का पार्लियामेंट एक्ट, उसमें तकरीबन तमाम पावर्स इसके पास आ गई। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि इट कैन पास एनी लॉ। अगर ये लॉ पास करे कि किंग अपने आप को सज़ाए मौत दे ले, तो किंग के लिए ज़रूरी है कि उस लॉ पर जो है वो दस्तखत ज़रूर करेगा। तो ये है, तो इसके जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स की तादाद 650 है। अवाम इन्हें डायरेक्ट इलेक्ट करती है, इलेक्शंस होते हैं, तो ये मेंबर्स जो है अवाम के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं, और तमाम लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो तमाम की तमाम इनके पास हैं। अगरचे कुछ लेजिस्लेशन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ पर जाती हैं, उनके भी सिग्नेचर्स होते हैं, लेकिन हतमी तौर पर अगर कोई लॉ पास हो गया तो वो जो है उसे अगर हाउस ऑफ कॉमन ने पास कर दिया तो वो पास ही तस्वर किया जाएगा। और ये भी याद रखें कि जैसे कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल,
यहाँ पर पीपल्स सॉवरेनिटी नहीं बल्कि पार्लियामेंट सॉवरन है। तो पार्लिमान ही आप कह लें कि तमाम कवानीन का जो है सोर्स है। जब हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होते हैं, असल में वो तमाम सोर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो असल में ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट जो भी लॉ पास कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, तो पार्लियामेंट को रोकने वाला कोई नहीं। मतलब इसकी अनलिमिटेड पावर है, सॉवरन है ये। यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब उनकी एज लिमिट जो आगाज़ होती है 25 ईयर्स, उसकी एज लिमिट है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट जिसे अवाम मुंतखब करती है, 5 साल तक वो जो है इक़्तिदार में रहती है। और इसमें अगर हम देखें, यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है इस वक्त। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, वो उनमें से कोई एक जो है रूल में आता है। इससे पहले लिबरल पार्टी थी, फिर उसे है ना जो है लेबर पार्टी ने रिप्लेस किया। तो यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है। तो अब हम देखते हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशनल अनरियलिटी। यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जब हम देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिस, ये काफ़ी हद तक ना जो इसमें गैप है। मतलब अगर थ्योरेटिकली देखें तो बादशाह जो है तमाम ताकतों का मरकज़ है, जबकि हकीकत में जो पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन वो तमाम पावर्स की हामिल है। फिर यहाँ पर कहा जाता है किंग कैन नेवर डाई, लेकिन किंग तो मर जाता है। असल में ये कहा जाता है क्राउन जो इंस्टीट्यूशन है वो कभी भी नहीं मरता। इसी तरह कहा जाता है किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, बादशाह कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। तो ये बतौर इंस्टीट्यूशन ये कोई गलती नहीं कर सकता, जबकि हकीकत में कई गलतियाँ होती हैं। इसी तरह प्रैक्टिस में अगर देखें, पावर्स बादशाह के पास है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन सारी पावर्स एंजॉय कर रहा है। तो ये है थ्योरी एंड प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब आखिर में हम देखें कन्वेंशंस, रोल ऑफ कन्वेंशंस इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब जितने भी हमारी है ना जो ये अनरिटन लॉ अगर हम कहते हैं, तो ये असल में कन्वेंशंस का मजमूआ है। सदियों से जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, उनको उन पर अमल दरामद करना, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मतलब अगर हम सिंपली देखें कि हाउस ऑफ कॉमन में प्राइम मिनिस्टर वुड बी फ्रॉम हाउस ऑफ कॉमन, ये कन्वेंशन है। पार्लियामेंट साल में एक दफ़ा मिलेगी, ये कन्वेंशन है। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है या ब्रिटिश सिस्टम है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मजमूआ है, ये भी एक कन्वेंशनल तौर पर है। फिर यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है, ये भी एक कन्वेंशन के तहत है। फिर यहाँ पर जो है कैबिनेट जो है, कैबिनेट में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कन्वेंशंस के तहत है कि यहाँ पर अगर कोई एक मिनिस्टर कोई गलती करेगा तो वो तमाम मिनिस्टर्स को जो है गलत शुमार किया जाएगा, तमाम मिनिस्टर्स की वो गलती समझी जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि कैबिनेट जो है, पीएम की कैबिनेट होती है, वो एक टीम के तौर पर काम करती है। किसी एक भी मिनिस्टर की गलती वो सबको ना जो है भुगतना पड़ सकती है। फिर जो है यूके की जो क्वीन है या बादशाह है, वो हमेशा प्रोटेस्टेंट से होगा, कैथोलिक से नहीं होगा बल्कि प्रोटेस्टेंट से होगा। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ कन्वेंशंस है। किंग कैन नेवर डाई, किंग इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑल पावर, किंग कैन डू एनीथिंग। और ये मुख्तलिफ तरह की जो है कन्वेंशंस हैं जो कि आप कह लें कि यूके की कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी अहमियत की हामिल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा। तो अब नेक्स्ट हम हाजिर होंगे यूके कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर से। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।